वो सुमित चौहान जो भगवान को बहुत मानता था, जो धार्मिक आयोजन करता था, और जागरण जो होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा समय दिया करते थे। फिर ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? ये बुद्धा का जो टैटू है, इससे पहले यहाँ पर ओम छपा हुआ था, तो ओम हमने बचपन में क्योंकि मेला भरता है वही लिखवा लिया था। और ये यहाँ आप देखेंगे कि टैटू, तो ये टाइगर का टैटू है, यहाँ पर जय माता दी लिखा हुआ था। यहाँ भी थोड़ा बहुत शायद आपको दिखने में आ रहा हो। तो जो वो मैन थे उन्होंने बोला कि इसमें सच्ची लगन नहीं है, ये जो है सच्ची लगन से ईश्वर को बुला नहीं रहा, ये भगवान को बुला नहीं रहा, इसलिए इसमें भगवान आ नहीं रहे, इसके शरीर में वो आ नहीं रहे, बाकी लोगों में आ गए हैं, तो ये इसकी भक्ति में कहीं कमी है। मैं सारी आरतियाँ करता हूँ, मैं हवन कीर्तन करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, और जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं मैं उनको मानता हूँ, पूरा करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी भक्ति में कमी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो फेरे ला रहा है ये भी झूठा है। तो हमारे घरों में चूंकि अशिक्षा है, अंधविश्वास है, इसलिए धार्मिक तौर पर वो लोग काफ़ी जुड़े होते हैं। उनको लगता है कि ये जो हमारी किस्मत में दुख आ गए हैं, हम बीमार रहते हैं, हम गरीब होते हैं, तो ईश्वर आएगा, भगवान आएगा, हमको ठीक कर देगा। जातिवाद का दंश और जाति जैसी कोई चीज़ होती है, ये कब आपको अनुभव हुआ, कब आपने ये फील किया अपने जीवन में? ने व्यक्ति ने आके हम दोनों भाइयों को थप्पड़ मारा और हमारी जात के नाम की गाली दी कि साले चमार तू कैसे नहीं लगाएगा। मैं बहुत छोटा रहूँगा, उसमें 8-10 साल की उम्र रही होगी, तो वो मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया। जब किसी बात पे कहासुनी हो जाए, थोड़ी लड़ाई हो जाए, तो फटाक से वो आपकी जाति की गाली देते हैं। आप फटाक से बहुत बार मैंने ये स्कूल में झेला है, मेरी जाति के नाम से गालियाँ दी गई हैं। कई बार मेरी मम्मी जो है वो किसी के खेत में काम कर रही होती थी, तो वहाँ पर इस तरह के अनुभव हमको देखने को मिलते थे कि जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, खेत से भगा दिया जाता है, गाली दे के भगा दिया जाता है। तो ये बहुत अनुभव हमको गांव में हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों के सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। इस बार के बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनकी नीयत होती कि उनका भला हो, इस बार के बजट में मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हाथ से मैला ढोते हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपया का आवंटन किया है बजट में। गाय के लिए चारा खरीदने के लिए, गाय की गौशाला बनाने के लिए, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए SC/ST के सब प्लान का पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या ये उनकी गंभीरता है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने हमारे SC/ST सब प्लान के बजट से सड़कें बना दी। शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने कॉमनवेल्थ का स्टेडियम बना दिया हमारे पैसे से। दलित जा रहे हो स्टेडियम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और साथ में मैंने द न्यूज़ वीक का माइक पकड़ा है, तो दोनों ही चैनलों पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुमित चौहान साहब। सुमित चौहान जी के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कुछ अरसे पहले खुद सुमित चौहान जो है भक्ति भावना में डूबे रहते थे, भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा डूबे रहते थे, धार्मिक आयोजनों में जाते थे, जगराता जो है इस तरह के कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा अपना समय दिया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विचार बदले, समय बदला और आज वो बहुजन पत्रकार बने हुए हैं और एक अच्छी आवाज़ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इन्होंने जो है बहुजन पत्रकारिता की एक जो है आवाज़ उठाते हैं और इन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा खबरों करने में इनका एक अपना अलग स्थान है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों को जय भीम। तो पहला सवाल जो है कि हम लोग तो यही जानना चाहते हैं कि वो सुमित चौहान जो भगवान को बहुत मानता था, जो धार्मिक आयोजन करता था, और जागरण जो होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा समय दिया करते थे, फिर ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को कई बार महसूस करते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे लोग धार्मिक हैं जो कि दलित आवाज़ हैं, दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं। ओबीसी पे तो आरोप ही लगता है कि कावड़ ढोते रहते हैं, तो वो अक्सर देखते हैं कि ये लोग धार्मिक कर्मकांड में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस इंटरव्यू को जब वो देखेंगे तो उनको थोड़ा समझ में भी आएगा। हम चूँकि मैं हरियाणा के परिवेश में पला बड़ा हूँ, हरियाणा में सोनीपत नाम का एक ज़िला है, वहीं पर मैं पला बड़ा हूँ और वहीं से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा की है, स्कूली शिक्षा सब वहीं से हुआ। हम अपने घर में चूँकि दलित परिवार से होने की वजह से आपको कई सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वो सबसे बड़ी विपत्ति अशिक्षा, कि आपके परिवार में शायद कोई पढ़ा लिखा ना हो, आप पहली पीढ़ी के व्यक्ति हो सकते हैं। तो मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ जिसने यूनिवर्सिटी की दहलीज को लांघा है। तो हमारे घरों में चूँकि अशिक्षा है, अंधविश्वास है, इसलिए धार्मिक तौर पर वो लोग काफ़ी जुड़े होते हैं। उनको लगता है कि ये जो हमारी किस्मत में दुख आ गए हैं, हम बीमार रहते हैं, हम गरीब होते हैं, तो ईश्वर आएगा, भगवान आएगा, हमको ठीक कर देगा। और आपके आसपास में उसी तरह की चीज़ें हैं। आप सिनेमा जैसे खोलेंगे तो रामायण,
चीज जाना, सुमित चौहान भी ठीक ऐसे ही थे जैसा कि आप अभी आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं। आप अपने बारे में बताएं कि क्या आप भी बिल्कुल वैसे ही? मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होता था, और चूंकि मैं जैसा जिक्र कर रहा था कब कि की बात हुआ करती? ये लंबे समय तक 2010 से पहले 8-9 तक जो है, मैं क्योंकि उस समय समय आपकी उम्र क्या थी और किस क्लास में आपकी पढ़ाई उसमें कहाँ? मैं उस समय मतलब 12th मैंने पास किया था 2008 में, और उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा, जब मैं कॉलेज में आया तो फिर मेरे थोड़े ज्ञान चक्षु खुले, क्योंकि मैंने वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा। उससे पहले क्योंकि फिल्म वही आती है, रामायण महाभारत, टीवी खोलो वही आता है, आपके आस पड़ोस में सारी चीज़ें वही हो रही हैं, सब जगह एक ही तरह का कीर्तन चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं। और दलितों में, वंचित तबकों में तो थोड़ी ये भी भावना होती है ना कि वो ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हों, बनने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। अंदर से वैसा कुछ है नहीं मामला? नहीं, वो कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो मंदिर में जा रहे हैं तो बाबा जी हैं वहाँ पर, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे, उनके चरणों में प्रसाद चढ़ाएंगे, तो बाकी कम्युनिटीज़ के वो अपने आप को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम आपके जैसे ही हैं, अब हमने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, हमने जो जिन कामों को आप खराब काम मानते थे वो छोड़ दिए, अब हम थोड़ा धार्मिक हो गए हैं, अब हम थोड़े अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेंस की वो कोशिश करते हैं कि वो लोग मान ले। उसी कड़ी में चूँकि हम बचपन से ही हमारे गाँव में वो धार्मिक माहौल रहा। मेरे गाँव में एक मंदिर है जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, और उस मेले में मुझे याद है, आप मेरे हाथ पे अगर कैमरा करें तो आपको यहाँ तथागत बुद्ध दिखाई दे रहे होंगे। ये बुद्धा का जो टैटू है, इससे पहले यहाँ पर ओम छपा हुआ था, तो ओम हमने बचपन में क्योंकि मेला भरता है वही लिखवा लिया था। और ये यहाँ आप देखेंगे कि टैटू, तो ये टाइगर का टैटू है, यहाँ पर जय माता दी लिखा हुआ था, यहाँ भी थोड़ा बहुत शायद आपको दिखने में आ रहा हो। तो ये बेसिकली उसको कवर किया हम लोगों ने, और ओम से तथागत बुद्ध की यात्रा तय की कि हम जिस व्यवस्था में फंसे हुए थे, जिस आडंबर में फंसे हुए थे, वहाँ से निकल के हम तथागत बुद्ध के रास्ते पे आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे आए। तो एक लंबा वक्त लगा। मेरे घर में कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा नहीं, मैं पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ, तो किसी ने हमको ये समझाया नहीं कि ये जाति व्यवस्था किस तरह से बनाई गई है। ये तो खैर हमने आपसे कई बार बात की है और भी आगे कई मुलाकातों में बात होनी ही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप धर्म की चाशनी में डूबे हुए थे, जो आप धार्मिक आयोजनों में थे, तो ये पहला झटका आपको, जैसे आप थे, लेकिन पहली बार कब फील हुआ कि कुछ ज़्यादा हो रहा है या ये सही नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में कब कौंधा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे पास इस बारे में, और जो दर्शक इसको सुनेंगे उनको मैं पहली बार किसी को ये बात बता भी रहा हूँ, आपके पास एक्सक्लूसिव कंटेंट है। एक बार हुआ ये कि हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पर हर इतवार को एक बड़ा सा कीर्तन होता था, और चूँकि मैं काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, मैं जागरण करता था, मैं कीर्तन करता था, मेरे को आज भी हनुमान चालीसा, रामाष्टक, दुर्गा चालीसा, आरतियाँ, भजन बहुत कुछ याद है। अब मैं कई घंटे तक लगातार आपको भजन सुना सकता हूँ, इतना कुछ मेरे को याद है। तो मैं उस धार्मिक चीज़ों में जब पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जो महंत थे उस समय पर, जो पुजारी, मुख्य पुजारी टाइप के व्यक्ति थे, वो व्यक्ति अब वो ऐसे ऐसे अपने सिर को हिलाता था और बोलता था कि मेरे अंदर भगवान आते हैं, हनुमान जी आ गए, माता आ गई, और इस तरह से वो जो चंदे का झाड़ू होता है, चंदे से वो ऐसे झाड़ा लगाते थे कि ये ठीक हो जाएगा। अब चूंकि हम लंबे समय से वहाँ जा रहे थे, तो उसने एक दिन ये किया कि भाई मैं अपने जो मेरे परम भक्त हैं, जो मेरे चेले हैं, मैं उनको थोड़ी सी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करूँगा, तो मेरे अंदर जो देवी देवता आता है वो अब इनके अंदर भी आएगा, और इनके अंदर जब आएगा तो फिर ये भी झूमेंगे, हिलेंगे। तो वो पूरा एक आयोजन सा किया गया। एक दिन हमारे कुछ महिलाएं थी, मैं भी उसमें शामिल था, और सबसे कम उम्र का मैं ही था उस समय। तो ये हुआ कि इनमें थोड़ी सी हम धार्मिक शक्तियाँ अपनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन्होंने भजन गाए, बहुत जोर जोर से वो ढोलक बजाया और पूरा जयकारे लगाए, और वो सब लोग अपनी गर्दन ऐसे हिलाने लगे। मैं नहीं हिला पाया क्योंकि मेरे में कुछ आया ही नहीं तो मेरे में कुछ हुआ नहीं। तो वो मैं बैठा रहा काफ़ी देर, ऐसे कि ध्यान लगाओ, सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, और ये सब वो बहुत देर तक ऐसे करवाते रहे मुझसे, और मैं ऐसे बैठा रहा, बट मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, मैं हिला नहीं और मेरे में कुछ भी नहीं हुआ। तो जो वो मैन थे उन्होंने बोला कि इसमें सच्ची लगन नहीं है, ये जो है सच्ची लगन से ईश्वर को बुला नहीं रहा, ये भगवान को बुला नहीं रहा, इसलिए इसमें भगवान आ नहीं रहे, इसके शरीर में वो आ नहीं रहे, बाकी लोगों में आ गए हैं, तो ये इसकी भक्ति में कहीं कमी है। दैट मोमेंट वॉज देयर जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं हर इतवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, शनिवार को मैं मंदिर आता हूँ, मैं सारी आरतियाँ करता हूँ, मैं हवन कीर्तन करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, और जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं मैं उनको मानता हूँ, पूरा करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी भक्ति में कमी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो सिर हिला रहा है ये भी झूठा है,
ये भी पहले बता दूं कि जो आप कभी इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं ताकि लोगों को भगवान से विश्वास उठ जाए कि आप सच शायद नहीं बोल रहे हो, उनको ऐसा लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि जब आप में भगवान नहीं आया तो आपने ये, तब आपको ये एहसास हुआ। तब मुझे ये एहसास हुआ। और जिन लोगों को इसमें डाउट है तो मैं आपको अपने गांव का एड्रेस दूंगा और वो मंदिर का एड्रेस दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है उस समय जो लोग मंदिर में आते थे वो अभी जिंदा होंगे, तो आप उनसे जाके उसकी तस्दीक करें कि सुमित झूठ बोल रहा है या सच बोलता है। आप मेरे गांव में जाइए और मेरा नाम बताइए, अभी भी लोग बताएंगे कि वो कितना धार्मिक व्यक्ति होता था, क्योंकि लाउड स्पीकर पे मेरे भजन चलते थे। जब मैं भजन गाता था तो पूरे गाँव को पता है, जागरण होते थे तो मैं जागरण में खड़े होकर गाने गाता था, तो लोगों को सबको पता है कि मैं कितना धार्मिक व्यक्ति हुआ करता था। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रही बात उसकी कि वो ईश्वर नहीं आए, वो जो भी वो आडंबर आज से इस समय में आप ईश्वर को मानते ही नहीं। मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं तथागत बुद्ध को मानता हूँ और बुद्ध कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, कोई ईश्वर नहीं है। बी योर ओन लाइट, आप अपनी दीपक स्वयं बने, आप दीपो भव। तो हम तथागत बुद्ध को मानते हैं और बुद्धा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो इसलिए नहीं मानते। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। क्योंकि थोड़ा शॉर्ट करते हैं, कुछ और भी बातें पूछेंगे क्योंकि आपको भी समय की कमी है। ये जो 2024 के जो सुमित चौहान है जिनको हम देख रहे हैं, आपने टीवी में भी काम किया है, खुद अपना चैनल भी चला रहे हैं, आप लगातार जो है बहुजन मुद्दों पे पत्रकारिता कर रहे हैं। जातिवाद का दंश और जाति जैसी कोई चीज़ होती है, ये कब आपको अनुभव हुआ, कब आपने ये फील किया अपने जीवन में? मैं अब एकदम बिल्कुल प्रथम दृष्टया की बात कर रहा हूँ कि जब आपको पता चला अपने घर वालों से या अपने शिक्षक से, कब आपको ऐसा फील हुआ? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो जाति प्रधान देश है। यहाँ समाज में आपकी कृषि प्रधान देश नहीं है। नहीं, भारत बिल्कुल कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ हजारों जातियाँ हैं। जाति के हिसाब से आपको किससे बात करनी है, किससे आपका व्यवहार करना है, किसको आपके साथ खेलना है, आप किससे रिस्पेक्ट करेंगे और कौन आपके यहाँ। ऐसा नहीं लगता कि 2024 में अब इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं अंतर आया होगा? एनसीआरबी का डेटा उसकी गवाही देता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा कहता है भारत में 2022 में शेड्यूल कास्ट पर जो एट्रोसिटी हुई है 57,000 प्लस, 57,000 से ज़्यादा मामले SC/ST एक्ट में दर्ज हुए हैं। और ये वो मामले हैं जो पुलिस स्टेशन की दहलीज पर पहुंचे और रजिस्टर हुए, जिसमें कंप्लेंट हुई। कितने मामले तो पुलिस थाने आते नहीं और कितने मामलों को पुलिस वाले दर्ज नहीं करते, वहीं पे डरा धमका के भगा देते हैं। तो ये नंबर इससे भी ज़्यादा है। ये इसकी तस्दीक करता है कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था काम करती है। रोज आपके वाले मुद्दे पे आना चाहते रोज इस तरह की घटनाएं हैं। तो ये चीज़ें भारत में जो व्यक्ति पैदा हो गया उसको बहुत जल्दी उसकी जाति का एहसास हो जाता है। और अगर आप डोमिनेंट कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप देखेंगे आपके आसपास में उस जाति को लेके गर्व की अनुभूति कराई जाएगी। आपको बताया जाएगी कि आप कौन सी जाति के हैं। आप राजपूत है तो द ग्रेट राजपूत आपको एहसास कराया जाएगा। ब्राह्मण होंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ब्राह्मण कितने महान हैं, द्विज हैं, 2 बार जन्म होता है, उनके पास ज्ञान है। इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। जो दलित जाति के व्यक्ति होते हैं वो एक तो आपके उनके मोहल्लों में आप रहते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि गांव में जो बसावट है उसके अलावा आपकी बसावट क्यों है। आप गांव से बाहर कहीं रह रहे हैं, आपके मोहल्लों में सड़क नहीं बनी हुई है, लाइट नहीं आई हुई है, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। और दूसरे गांव के मोहल्ले में जाएंगे तो आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, अच्छे मकान मिलेंगे, उनके घरों के बाहर ट्रैक्टर होंगे, आपके पास ज़मीनें नहीं है, उनके पास ज़मीन होंगी। तो ये एहसास आपको बहुत बचपन में हो जाता है। मुझे याद है कि जो मेरी मेमोरी पर जो छपा जातिवाद का, मैं चूँकि दलित परिवार से आता हूँ तो हरियाणा में दलितों के पास में ज़मीन नहीं है और ज़मीन ना होने की वजह से हमको किसी और के खेत में काम करना पड़ता है। तो जैसे जब गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो आपको पूरा खेत दराती से काटना पड़ता है और उसके बदले में वो आपको कुछ क्विंटल कुछ किलो गेहूं देते हैं। तो जैसे पूरा खेत काट दिया तो आपको 100 किलो गेहूं। बिगाड़ी कहते हैं इसे, मतलब एक तरह से। हाँ, तो हरियाणवी में लामनी कहते हैं इसको। आप लामनी करते हैं, दूसरे के खेत काटते हैं, उसके बदले में आपको गेहूँ मिलता है। तो उस गेहूं को काटने के बाद में उसकी पुलियाँ बनाई जाती हैं, जिसको आप पवाल कहते हैं, पराली कहते हैं। वो उसको बनाते हैं और उसको फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे थ्रेसर में डाल के उसको निकाला जाता है। तो हम जिनके खेत में थे वो जाट थे, उन्होंने कहा कि ये आपको जो गेहूं की पुलियाँ हैं ये आपको एक जगह इकट्ठी करनी है। तो मैं और मेरे भाई थे, बड़े भाई, हम लोगों ने मिलकर, बहुत मेहनत लगती है, आपको पूरा खेत इकट्ठा करना है, हम लोगों ने उसको एक जगह इकट्ठा किया। काम किया है? मैं सब काम किया, खेती में मजदूरी भी की है, फैक्ट्री में भी मजदूरी की और ये काम भी किया है। तो वो हमने बड़ी मेहनत से एक जगह इकट्ठा की। अब उस समय कई बार क्या होता है कि जिस तरफ की हवा चल रही होती है उस तरफ थ्रेशर लगाया जाता है, ताकि जो उसमें से चारा निकलेगा, हरियाणवी में तूड़ा बोलते हैं, जो गेहूं की पराली से तूड़ा निकलेगा, वो उस दिशा में जाए। तो उस समय हवा किसी और दिशा में चल रही होगी, तो उसने हवा की दिशा देखते हुए हमको बोला कि यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे लगाओ।
तो हमने बोला कि अभी तो हमने इतनी मेहनत की है, क्योंकि उस समय हम बच्चे थे, हमने इतनी मेहनत करी है और अभी लगा रहे हो इतनी, तो अभी नहीं लगाएंगे हम लोग। तो उसने व्यक्ति ने आके हम दोनों भाइयों को थप्पड़ मारा और हमारी जात के नाम की गाली दी कि साले चमार तू कैसे नहीं लगाएगा। मैं बहुत छोटा रहूँगा, उसमें 8-10 साल की उम्र रही होगी, तो वो मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया। तो मेरा जो जातिवाद से इनकाउंटर है पहला, जो मेरे गांव में, जो कि फिजिकल वायलेंस पे हुआ, कि उसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोला, माँ बहन की गाली दी, मेरे को थप्पड़ मारा, बच्चे थे हम लोग, और फिर हम लोगों ने वो रोते हुए किसी तरह वो वापस में दूसरी जगह पे लगाया। तो ये इस तरह के अनुभव दलितों को ज़िंदगी की बहुत शुरुआत में ही हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप काम करते हैं किसी के, और किसी की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, तो लोग वहाँ आपकी जाति के नाम से आपको बुलाएंगे, आपके जाति के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता ये है। तो मान लीजिए काम के दौरान मान लीजिए हुआ कभी मित्रों में, जैसे कि कई जब हम बच्चे होते हैं तो जात देखकर तो दोस्ती करते नहीं, सभी लोग दोस्त बनते हैं। तो क्या हो कभी बचपन में मित्रों के द्वारा ऐसा कुछ हुआ जो आपके ही उम्र के हों, आपने जिनकी बात की वो आपसे उम्र में कहीं ज़्यादा थे, उन्हें ज्ञान था और वो सारी चीज़ें जानते, लेकिन आपके ही उम्र के किसी मित्र ने कभी आपको ऐसा कहा हो पहली बार? देखिए, भारत में आपके घरों में ये बता दिया जाता है कि किसके साथ खेलना है। उत्तराखंड में भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाना है, ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को किसने बताया? उनके घर वालों ने बताया ना कि इसके हाथ का नहीं खाना क्योंकि ये दलित है। तो भारत में जातियाँ इतनी मजबूत हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से इसको सीखते हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि किसके साथ आपको उठना बैठना है, अपनी बराबरी वाले लोगों से बात करो। तो ये अनुभव हम सबके हैं। स्कूल में बहुत बार ऐसे अनुभव हुआ, बहुत बार समाज में इस तरह का अनुभव हुआ। अब स्कूल में चूँकि आप एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एक साथ खेल रहे होते हैं, तो आप खेल लिए, लेकिन आपने अपना टिफ़िन खोला, आपने डब्बा खोला, तो वो आपका शेयर नहीं करेंगे। ऐसा हुआ है कि वो नहीं, उन्होंने शेयर किया उसमें से, वो दिखता है कि नहीं, आपका नहीं खाएंगे हम लोग। जब किसी बात पे कहासुनी हो जाए, थोड़ी लड़ाई हो जाए, तो फटाक से वो आपकी जाति की गाली देते हैं आपको। फटाक से बहुत बार मैंने ये स्कूल में झेला है, मेरी जाति के नाम से गालियाँ दी गई हैं, और ये अनुभव बहुत ज़्यादा है। स्कूल में भी हम लोगों को ये अनुभव हुए, आस पड़ोस में भी हुए। कई बार मेरी मम्मी जो है वो किसी के खेत में काम कर रही होती थी, तो वहाँ पर इस तरह के अनुभव हमको देखने को मिलते थे कि जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, खेत से भगा दिया जाता है, गाली दे के भगा दिया जाता है। तो ये बहुत अनुभव हमको गाँव में हुए। उसके अलावा जब हम शहर में आए, कॉलेज में गए, नौकरी की, 4 बड़े मीडिया संस्थानों में मैंने काम किया, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे अनुभव। मीडिया संस्थान का नाम लिया, अभी आपने पोस्ट भी डाला था, शिखा समथिंग, मैं टाइटल बोल रहा हूँ उनका, शिखा ठाकुर। हाँ, शिखा ठाकुर। वो आप अपना कुछ एक मसला बता रहे थे, जो आधी बात रह गई थी, आप आज वो पूरा बताएं, क्या था वो पूरा मसला? आप थोड़ा हाँ समय के साथ। देखिए, शिखा ठाकुर एबीपी न्यूज़ में मेरी कलीग थी, और हमने एक साथ में एबीपी न्यूज़ ज्वाइन किया था। और जब हम अलग अलग मीडिया चैनलों में कुछ साल बाद चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो एक बार 2016 के आसपास उसके घर पे एक आयोजन हुआ, गेट टुगेदर हुआ, और उसमें सब लोग आए, सबने पैसा दिया पार्टी की। 15-20 लोग थे हम लोग, और उसमें जब हम खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए जब थोड़ी सी जाति पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैं हमेशा जाति को लेकर थोड़ा वोकल रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं छुपाता हूँ या मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता रहा हूँ, और चैनलों में सबको मालूम था कि मैं बोलता हूँ। तो उसने बोला कि देखो, मैं तो शिखा ठाकुर हूँ, और मैं तुमको अपने घर में बैठा के खाना खिला रही हूँ, और मैं तो जातिवाद नहीं करती। तो फिर उस पर मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, और ये मैंने अभी जिक्र किया क्योंकि शिखा ठाकुर अपने चैनल पर जो हमारा 21 अगस्त का भारत बंद हुआ था, उसको वो देशद्रोही आंदोलन बोल रही थी। ये देशद्रोही आंदोलन, ये उन्होंने बोला। तब उस पर मैंने किस्सा एक ट्विटर पर शेयर किया था कि देखो आपका जातिवादी चरित्र कैसा है। ऐसे लोगों से मेरा सवाल है, क्या एक आपके सामान्य नागरिक के साथ में, आपके अपने देशवासी के सामने, आपके कलीग के साथ में आपने बैठ के खाना खा लिया तो आपने बहुत महान काम कर दिया क्या? ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं कि आप एक इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करेंगे। और वो व्यक्ति जिसने पैसा दिया है, इसका आपने अपने पैसे से भी नहीं खिलाया, हमारे पैसे का खाया, और आप हमको ये दिखाना चाह रहे हो कि हम आपसे छोटे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में वो जहर भरा हुआ है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेके अपनी मानसिकता में उनको घुसाए हुए हैं, और आप ये मान के बैठे हैं कि हम आपसे ऊपर हैं। उसके बारे में, उस रात के बारे में बता रहे देखिए, उसके बाद नाचना गाना चल रहा था, अच्छा खाना पीना चल रहा था, बढ़िया चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान खाने पे हमारी ये बहस हुई, और उसके कई मेरे मित्र थे वहाँ पर, कई मेरी दोस्त थी वहाँ पर, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, अभी तिवारी है वो लड़की, पूरा नाम मैं उसका नहीं बता रहा। उसने मेरा पूरा साथ दिया, और हम लोगों ने मिलकर उसको कन्फ्रंट किया कि भाई
ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? अपने घर में बुला के किसी व्यक्ति को उसकी जाति का एहसास करा के और अपनी जाति को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो हमारे खूब सारे आर्ग्यूमेंट हुए, मैं और मेरी पार्टनर, मेरी वाइफ, हम लोग साथ में थे, हमारी दोस्त थे, हम लोग वहाँ से उतरे, अपनी गाड़ी ली और हम वहाँ से चले गए। उसके बाद से शिखा ठाकुर से ना मैंने कभी फ़ोन पे बात की, ना कभी मैं मिला, क्योंकि जो व्यक्ति जातिवादी चरित्र का व्यक्ति है, जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और आपको नीच मानता है, उस व्यक्ति से कैसे मित्रता, उस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध। तो उसके बाद से फिर मेरी कोई बात नहीं हुई। अभी हालांकि कुछ उसने ट्वीट किए मेरे बारे में उल्टे सीधे, बट मुझे लगता है कि वो उनका कोई मायने नहीं है। अच्छा चलिए, समय की कमी है, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि 2024 में जो भारत सरकार है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कि सरकार उस तरह से प्रयास अब मतलब कि बहुत कर रही है कि जातिवाद कम से कम हो, और मतलब कि जो है मतलब जो संवैधानिक अधिकार हैं वो जिन SC ST OBC जिनको भी उनको मिले, और जाति के स्तर पर कम से कम भेदभाव हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी समाज या भारत सरकार उस तरह से काम करती है? भारत सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, पार्टियों के लिए दलित वोट बैंक है। वो दलितों का उत्थान नहीं चाहते, दलितों को वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों के सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। इस बार के बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनकी नीयत होती कि उनका भला हो, इस बार के बजट में मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हाथ से मैला ढोते हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपया का आवंटन किया है। बजट में जो 2024 का बजट आया है, सिर्फ 1 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जो मैनुअल स्क्वेंजर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम में। सिर्फ 1 लाख? सिर्फ 1 लाख रुपया। आप मुझे बताइए, 1 लाख में कितने लोगों का पुनर्वास आप करा सकते हैं? आप उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको वो काम छोड़ने के लिए दूसरा काम देंगे ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, उनके लिए कुछ कंपनसेशन देंगे। 1 लाख में आप कितने लोगों का भला कर देंगे? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकारें वाकई में संजीदा थी तो आपको बजट बढ़ाना चाहिए था। हमारा SC ST का सब प्लान का पैसा, अब MP सरकार, BJP की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, गाय के लिए चारा खरीदने के लिए, गाय की गौशाला बनाने के लिए, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए SC ST के सब प्लान का पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या ये उनकी गंभीरता है? जो जिन दलितों के लिए स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए थी, जिन दलितों के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रबंध करने चाहिए थे, जिनके घर बनवाने चाहिए थे, जिनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी, SC ST सब प्लान एक कानून है जो कहता है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। सरकार उसमें चोरी कर रही है हमारे बजट की, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने हमारे SC ST सब प्लान के बजट से सड़कें बना दी। शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने कॉमनवेल्थ का स्टेडियम बना दिया हमारे पैसे से। दलित जा रहे हो स्टेडियम में? ये किस तरह की मानसिकताएं हैं? ये दलितों को नहीं चाहते कि वो मजबूत बने। अगर मोदी सरकार ने 3 साल तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को रोक दिया, जो बच्चे 10वीं पास करते हैं, 10वीं के बाद उच्च शिक्षा में जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, बंद कर दिया। आप नहीं चाहते ना हमारे बच्चे पढ़ें, आप नहीं चाहते कि हमारे लोग सक्षम बने, ये आपकी नीयत को दिखाता है। एक आखिरी सवाल, आपके पास इस समय की कमी है, 1947 का भारत और 2024 का भारत, मनुवाद की जड़ें कितनी कमज़ोर हुई हैं, अगर आप उसको एज ए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं? देखिए, दलितों के पास खोने को कुछ नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से हमारा संविधान बनाया, 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, तो हमने सिर्फ पाया है। हमारी हत्याएं उससे पहले हो रही थी, हमारे साथ बलात्कार उससे पहले हो रहे थे, हमारे घर उससे पहले उजाड़े जा रहे थे, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, जातिवाद हो रहा था, हमको व्यापार नहीं करने दिया जाता था, हमको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये अब तो ऐसा नहीं है ना, ये सब कुछ था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी सिचुएशन बदल गई है। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने एक कलम से मनुस्मृति को मिटाया और संविधान को लागू किया। तो संविधान लागू होने के बाद में हमने सिर्फ पाया है, हमको जो अवसर मिले हैं हमने अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो दलित सब नथिंग टू लूज। 2024 का दलित कहाँ है, कितना मजबूत है, कितना सशक्त है 1947 से लेकर आज तक? बहुत हमको फ़ायदा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से, और एक सशक्त वर्ग आरक्षण की वजह से हमारे महापुरुषों, महिलाओं ने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत एक अच्छी स्थिति में थोड़ा पहुंचा है। कुछ सरकारी नौकरियों की वजह से, कुछ छोटे मोटे काम धंधे की वजह से, शिक्षा में उनका अनुपात बढ़ा है, तो हमारे लोगों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी बहुसंख्यक जो दलित हैं, ये आप समझ लीजिए कि दलितों में 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा ठीक स्थिति में अभी हुए हैं।
थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, घर थोड़ा पक्का मकान बना लिया, 2 व्हीलर खरीद लिया, लेकिन बहुसंख्यक दलित आज भी बहुत गरीब है। आप डेटा देखेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक कमी अगर आपको बतानी हो दलित समाज की, जो आपको सच में ऐसा फील होता है कि ये दलित समाज की सच में एक ऐसी कमी है, उनको वो दूर कर लेनी चाहिए, वो क्या है, क्या बताना चाहिए? देखिए, दलित समाज, मैं मानता हूँ कि हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे लोगों को सिर्फ एक जेंटल पुश की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक मौका चाहिए होता है और फिर लोग बहुत अपने आप को साबित करते हैं। जैसे आप देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर बिठाया, दिखता भी नहीं था क्या लिखा जा रहा है, और पढ़ने से रोका गया, और फिर वो व्यक्ति दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो दलितों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, एक जेंटल पुश चाहिए, जिससे वो अपने आप को साबित करते हैं। हमारा समाज बहुत अच्छा समाज है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। कुछ जो समस्या ये है कि हमारे समाज में आपसी भाईचारे की कमी है, एकता की कमी है। तमाम षड्यंत्र होते हैं हमारी एकता को तोड़ने के और लोगों को आपस में बांटने के। वर्गीकरण किया जाता है, बांट दिया जाता है, और अब चूंकि मनुवाद इतना हावी हो गया है कि मनुवादी लोग हर जाति को उसका नेता बना के दे देते हैं। हर जाति का कोई महानायक इतिहास से गढ़ देते हैं, बना देते हैं, और लोग अपनी अपनी जाति के दायरे में सिमटते जा रहे हैं। जबकि हमको जाति से ज़्यादा एक वर्ग, एक जमात बनाने की ज़रूरत है। कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, तो बाबा साहब ने सैकड़ों जातियों को मिला के एक लिस्ट बनाया जो कि बिखरी हुई जातियाँ थी। हमको उस एकता के साथ जुड़ना चाहिए, बहुजन विचारधारा को समझना चाहिए, बहुजन मिशन को समझना चाहिए, मनुवादियों के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये कमी हम अगर सुधारें तो बहुत बेहतर बदलाव हो सकता है। और हमको सबसे ज़्यादा समाज के हर व्यक्ति को मिशन पे बैक टू सोसाइटी याद रखना है कि अगर आप किसी पद पर पहुँचे, आप IAS अफसर बन गए, आप IPS बन गए, तो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, बहुत हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आपको ये कुर्सी मिली। टीना डाबी ने अपनी हाँ, मैंने सुना स्पीच में कि बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मैं आज यहाँ। बिल्कुल, अब वो बाड़मेर की कलेक्टर बनी है। टीना डाबी ने UPSC टॉप किया था। तो टीना डाबी की सिर्फ अकेली मेहनत नहीं है कि उन्होंने UPSC की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, वो रास्ता हमारे पुरखे खोल के गए उस रास्ते को बचाने का। अब देखिए, मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री में 400 से ज़्यादा IAS IPS बनाए, उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया। ये लड़ाई समाज लड़ रहा है कि लेटरल एंट्री खराब है, इसको बंद करो। और अभी जब 45 जो अंडर सेक्रेटरी की लिस्ट आई थी, समाज के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, वो लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट कैंसिल हुआ। तो IAS बनेंगे आप, ये समाज कोशिश कर रहा है, आपकी ये रास्ता बनाए हुए है। इसलिए आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कुर्सी सिर्फ आपकी बदौलत नहीं है, ये समाज की बदौलत है, महापुरुषों और महामहिलाओं की वजह से है। इसलिए समाज को कुछ दीजिए, समाज के प्रति ईमानदार रहिए। आपने हमें समय दिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो आपने सुना सुमित चौहान साहब को, और किस तरह से जब ये धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, किस तरह से भक्ति भाव में डूबे थे, और वहाँ से लेके फिर किस तरह से बहुजन पत्रकार बने, मीडिया में काम किया, और अब जो है उस और जाति जनगणना कई मुद्दों पे इन पे बात हुई है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।